हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं नीति आयोग के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो नीति आयोग से रिलेटेड आएगा। और हम आपको बता दें कि बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के जो हमारा सिलेबस है उसमें नीति आयोग को स्पेशली क्या है मेंशन किया गया है। तो हम आज नीति आयोग का फर्स्ट पार्ट हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और आप बताइएगा कैसा वीडियो है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हम इसका लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर नीति आयोग है क्या, नीति आयोग कैसे इस्टेब्लिशमेंट इसका कैसे हुआ और नीति आयोग के पहले क्या था, इसके बारे में आज फुल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ प्लान के बारे में। जैसे हम बात करते हैं कि 1938 का बात है, जब अंग्रेज जब यहाँ पे शासन कर रहे थे तो 1938 में 1938 में क्या हुआ था कि 1938 में हरिपुरा सेशन, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा, हरिपुरा सेशन जो हुआ था जिसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। एससी बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट थे। और 1938 में ही नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। आप लोग याद रखिएगा 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। और ये जो सेशन था हरिपुरा सेशन, जो कि सुभाष चंद्र बोस के प्रेसिडेंसी में ये किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू का बात अगर करें तो सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू का नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है इसके बारे में दोनों का विचारें बहुत ही ज़्यादा मिलती थी। और फाइनली जो रिपोर्ट जो है वो 1949 में पब्लिश किया गया था। याद रखिएगा 1949 में फाइनली इसका रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। देखिए हम स्पेशल जो टॉपिक लेकर आए हैं वो नीति आयोग से रिलेटेड मेरा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में इसके पहले कौन कौन से प्लान आए थे तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना टॉपिक नीति आयोग पे चलेंगे। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्लान है जिसमें सिविल इंजीनियर थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया, और इनका जो प्लान है 1934 में आया था, जो कि सबसे पहला प्लान था 1934 में, जो कि प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया इनका बुक है। उसी में क्या 1934 में सबसे पहला विश्वेश्वरैया प्लान लेकर आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो है वो बॉम्बे प्लान जो आया था 1944 से लेकर 45 के बीच में बॉम्बे प्लान आया था, जिसमें 8 मेंबर का ग्रुप था। और हम आपको जो मेरा पहले का जो वीडियो है आप उसमें आप जो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हूं कि इसमें कौन कौन से मेंबर थे और कैसे कैसे बॉम्बे प्लान का गठन हुआ था। अगर हम नेक्स्ट बात किए गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान जो आया है इन्फ्लुएंस में 1944 में, 1944 में क्या है गांधीयन प्लान आया था। और गांधीयन प्लान को श्रीमान नारायण अग्रवाल, याद रखिएगा श्रीमान नारायण अग्रवाल ने सबसे पहले 1944 में गांधीयन प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। और याद रखिएगा कि जो गांधीयन प्लान जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया था। दैट मीन्स क्या है, विलेजेज पे क्या है ना बात किए थे कि विलेज को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगा। जब तक क्या है गांव विकसित नहीं होगा तब तक शहर विकसित नहीं होगा। मतलब अगर आपको शहर को विकसित करना है या अगर मान लीजिए एक कंट्री को विकसित करना है तो आपको सबसे पहले ग्रास रूट पे जाना होगा। और ग्रास रूट पे जाकर सबसे पहले आपको देखना होगा कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो गांधीयन प्लान वो बेसिकली विलेजेस से ही ज़्यादा एम्फेसाइज था। अब गांधी जी के भी बारे में बात करें तो गांधी जी भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को ही बोलते थे और सबसे ज़्यादा जो विलेज स्तर का जो विकास है वो गांधी जी इसी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते थे। और वो कभी भी कैपिटलिस्टिक जो विचारधारा के फेवर में गांधी जी नहीं रहे हैं, वो हमेशा एक तरीके से सोशलिस्टिक जो विचारधारा है उसी के फेवर में रहे हैं। और वो शुरू से ही बात ये बोले हैं कि सबसे पहले अगर शहर को डेवलप करना है तो पहले गांव को डेवलप कीजिए। अगर गांव डेवलप होगा तो शहर ऑटोमेटिक क्या है डेवलप होगा। खैर हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, हम ब्रीफ में जान रहे हैं। तो गांधीयन प्लान 1944 में हुआ, जो कि क्या है श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद पीपुल्स प्लान आया है और पीपुल्स प्लान जो आपको आया है वो 1945 में पीपुल्स प्लान एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा एम.एन. रॉय के द्वारा ये दिया गया है पीपुल्स प्लान, जो कि एक तरीके से मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे ये आधारित था, एम.एन. रॉय का पीपुल्स प्लान। अब याद रखिएगा कि 1945 तक
जितने भी प्लान आए हैं उस समय इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं इसको मिला था, क्योंकि इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ है। तो 45 तक जो भी प्लान आए हैं वो एक तरीके से ब्रिटिश यहाँ पे राज्य करते थे उस समय का प्लान है। अगर कोई भी पूछ दे कि आप वो प्लान का नाम बताइए जो एक तरीके से 1947 के बाद आया है, मतलब क्या है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है तब जाकर कौन सा प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, तो याद रखिएगा सर्वोदय प्लान, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। सर्वोदय प्लान जो कि 1950 में इस प्लान को लागू किए थे जेपी जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये लागू किया गया था। अब याद है यहाँ आपको बात बता दें कि एक एक्चुअल में जो सर्वोदय जो प्लान जो था ना वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड था गांधीयन प्लान से। ये गांधीयन प्लान का बहुत सारे क्या है ना बात इसमें बोला गया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को, मैं ब्रीफ में बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 6 अगस्त 1952 को आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था। और आपको एक चीज़ हम बता दें कि उसके बाद 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, जो 51 से क्या हुआ 56 तक चला फर्स्ट 5 ईयर प्लान। उसके बाद करते हैं 56 से लेकर 61 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान और 61 से लेकर 66 तक थर्ड 5 ईयर प्लान। और उसके बाद प्लान हॉलीडे आ गया जो कि हमारा 66 से लेकर 69 तक हमारा प्लान हॉलीडे, जो कि एनुअल प्लान के फॉर्म में हम जानते हैं। तो हम इस सब के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है ब्रीफली है कि प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट हुआ 1951 में। और आपको बता दें कि जो ये प्लानिंग का नेशनल 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट जो है, पंचवर्षीय योजना का जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यूएसएसआर से लिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यूएसएसआर सोवियत यूनियन से लिया गया था। और सोवियत यूनियन में अगर हम बात करते हैं तो 1928 में ये सोवियत यूनियन में सबसे पहली बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि 1928 से लेकर 1933 तक ही था। और इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर इंडिया में 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे क्या है ना हमारे पास 12 5 ईयर प्लान आए। कितने आए? फर्स्ट से लेकर 12 12 5 ईयर प्लान आए। और जो 12 जो 12th जो 5 ईयर प्लान था वो कितना था? 2012 से लेकर 17 तक ये हमारा क्या हुआ 2012 से लेकर 17 तक इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन क्या हुआ ना कि बीच में ही सरकार चेंज हो जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और उसी का नाम पड़ जाता है जिसको नीति आयोग के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए हम बात बता रहे हैं कि जब जब सरकार चेंज हुई है तब तब कुछ ना कुछ नया प्लानिंग आया है। जैसे आपको एक बात बता रहे हैं, जनता पार्टी, मेरा पिछले वीडियो में ये चीज बताया हुआ है कि जनता पार्टी की सरकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्योंकि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और 1977 में ये हमारा जनता पार्टी का सरकार बना था। और जिसमें 6th 5 ईयर जो प्लान है वो जनता पार्टी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, जिसको 1978 से लेकर 83 तक 1978 से लेकर 83 तक जो 6th 5 ईयर प्लान है जो जनता पार्टी के द्वारा घोषित किया गया था उसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, रोलिंग प्लान। तो देखिए 5 ईयर प्लान का यहाँ पे नाम चेंज हो गया है रोलिंग प्लान। लेकिन बेसिकली क्या हुआ उसके बाद तुरंत क्या है इंदिरा गांधी फिर से सरकार में आ जाती है और ये महज 1979 से लेकर 80 तक एक ही साल ये रोलिंग प्लान चलता है, जिसको एनुअल प्लान के फॉर्म में भी हम जानते हैं। और 1980 से लेकर 1985 तक 1980 से लेकर 85 तक फिर से इंदिरा गांधी ने यही 6th 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करती हैं और बोलती है कि 1980 से लेकर 85 तक 6th 5 ईयर प्लान होगा और इसी के बेस पे डिसाइड होगा। तो यहाँ से जब मान लीजिए कि 78 से लेकर 83 तक था तो यहाँ 2 साल का जो गैप है तो 79 से लेकर 80 तक ये हमारा क्या हुआ एनुअल प्लान के फॉर्म में हुआ। तो जो 6th 5 ईयर प्लान जो था उसका रूपरेखा पहले ही तैयार हो चुका था। खैर हम इस पे बात नहीं करते हैं, हम आपको ये बात करते हैं। और आपको एक चीज और आपको बता दें कि जो 6th 5 ईयर प्लान है ना उसका स्लोगन क्या था? गरीबी हटाओ स्लोगन था। 6th 5 ईयर प्लान का स्लोगन गरीबी हटाओ था। ये सब क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो 12th 5 ईयर जो कि 2012 से लेकर 17 तक था, लेकिन क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी 2014 में सत्ता में आती है। और जब सत्ता में आती है तो याद रखिएगा डेट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13 अगस्त 2014 को, 13 अगस्त 2040 को मोदी गवर्नमेंट ने जो 65 साल से प्लानिंग कमीशन जो चली आ रही थी उसको स्क्रैप खत्म कर देती है और इसके जगह पे एक नया बॉडी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी का नाम होता है नीति आयोग के नाम से हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, देखिए नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। कब? 1 जनवरी 2015 को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसको प्लानिंग कमीशन के सक्सेसर के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया जाता है। कहने का मतलब है कि प्लानिंग कमीशन को के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा थिंक टैंक था उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और कब? 1 जनवरी 2015 को। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि मोदी गवर्नमेंट ने या नीति आयोग को जो प्लानिंग कमीशन जो है उसको कब स्क्रैप्ट किया गया, तो 13 अगस्त 2014 को, और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था नीति आयोग को, 1 जनवरी 2015 को। चलिए हम आगे नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये देखिए, अगर नीति आयोग के बारे में बात करें ना तो ये सब इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम इस पीपीटी में देने का कोशिश किए हैं। और आपसे एक बार और जो कि इंपॉर्टेंट बात है, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि इस आपका अगर इसी वजह से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो हमारा नीति आयोग जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे तैयार नहीं किया गया था और ना ही क्या है स्टैच्यूअरी बॉडी था और स्टैच्यूअरी बॉडी भी नहीं था। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, स्टैच्यूअरी बॉडी क्या होता है। ये बात करें तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग हमेशा याद रखिएगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको हम बोल सकते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन स्टैच्यूअरी बॉडी, तो ये जो बॉडी जो है कोई भी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट, जैसे जो भी रूल बनते हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट से पास होते हैं, तो इसको कोई भी पार्लियामेंट के एक्ट से जो बॉडी को नहीं बनाया जाता है उसको बोलते हैं नॉन स्टैच्यूअरी बॉडी। अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग जो है एक प्रीमियर पॉलिसी जिसको थिंक टैंक के नाम से हम जानते हैं। थिंक टैंक कहने का मतलब है कि जो भी रूल रेगुलेशन होगा, कहने का मतलब है कि जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसका पूरा रूपरेखा नीति आयोग ही तैयार करती है कि वो जो स्कीम जो है, जैसे प्रधानमंत्री मानधन योजना या बहुत सारे जो स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, जो भी योजना है, तो उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा और ग्रास रूट तक इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये गरीबों के बीच कैसे इसका लाभ मिलेगा, ये पूरा चीज नीति आयोग तैयार करती है। तो नीति आयोग एक क्या है ना, थिंक टैंक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, जो क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। मतलब क्या पॉलिसी बनाना है, जो भी मान लीजिए कि पॉलिसी बनाना है तो गरीबों के लिए, जैसे मान लीजिए कि क्या है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बात करें, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे वन नेशन वन कार्ड, ये जो स्कीम है, तो उसमें कहने का मतलब है कि गरीबों तक कैसे इस चीज को क्या है ना दिया जाएगा। बिजली से रिलेटेड बहुत सारे क्या है ना स्कीम निकलते हैं, अभी बहुत सारे स्कीम जो है जैसे वेंडर के लिए, बहुत सारे क्या है स्कीम जो है वो फार्मर के लिए। तो कहने का मतलब है कि उसका किस तरीके से जो कंज्यूमर है, जो फाइनल जो है एक तरीके से क्या है जो उस लाभ को लेने वाले हैं, उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाएगा, ये पूरा चीज क्या है ना डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, नीति आयोग के द्वारा डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, अब देखिए एक चीज हम आपको और बता दें कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है नेशनल 5 ईयर प्लान, जिसके अकॉर्डिंग है नेशनल 5 ईयर प्लान, जो कि क्या है 5 साल का था,
5 साल का था। तो देखिए नीति आयोग बनने के पीछे एक और भी रीजन है कि जैसे बहुत सारे प्लान जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं और बहुत सारे प्लान होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल का प्लान है तो वो तो सही है, लेकिन कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो 10 साल का है, 15 साल का है, तो 5 साल में वो पूरा नहीं होते थे। तो उसके लिए एक अलग ही थिंक टैंक बनाना जरूरी हो गया था। तो नीति आयोग के पीछे ये भी रीजन है कि कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं तो उसको शॉर्ट में कर लिया जाएगा, कुछ टर्म जो है हमारा लॉन्ग टर्म है तो उसको लॉन्ग टर्म में कर लिया जाएगा। वही बात है कि नीति आयोग ऑल्सो क्या प्रोवाइड करता है, रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट। याद रखिएगा सेंटर और स्टेट ये दोनों को टेक्निकल एडवाइस भी क्या है प्रोवाइड करता है, क्योंकि नीति आयोग में का जो विंग्स का अगर हम बात करें एक्सपर्ट विंग्स का, तो उसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े एक्सपर्ट भी बैठे हैं जो हर तरीके का एडवाइस क्या है प्रोवाइड करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्लेन अगर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया गया, नीति आयोग से प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया गया, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऑब्जर्वेशन क्या है ना बताती है। जो क्या बताती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया जो है वो एक तरीके से पैराडिम शिफ्ट कर रहा है ओवर पास्ट 6 डिकेड। अगर हम क्या है ना 60 सालों से बात करें ना तो इंडिया जो है जैसे इकोनॉमिकली हो गया, सोशली हो गया, टेक्नोलॉजिकली हो गया, एज वेल एज डेमोग्राफिकली। जैसे पहले इंडिया का पॉपुलेशन कम था, अब इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंडिया में पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अब के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोशली में पहले उतना अच्छा सोशलिस्ट लोग नहीं थे, लेकिन अब कहने का मतलब है हर जगह सोसाइटी बनाकर लोग रहते हैं। इकोनॉमिकली पहले उतना ज़्यादा मजबूत नहीं थे, आज बहुत सारे जो लोग हैं जो अमीर हैं वो अमीरे बनते चले जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीबे बनते। कोरोना में तो यही हो रहा है। तो बहुत सारे जो इकोनॉमिकली हो गए, पॉलिटिकली हो गए, तो बहुत सारे एक कहने का मतलब इवोल्यूशन, पैराडिग्म मींस क्या है, इवोल्यूशन चेंज हुआ। लास्ट 6 डिकेड का बात करें तो पॉलिटिकली क्षेत्र हो गया, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र का बात करें, चाहे सोशली क्षेत्र का बात करें, चाहे टेक्नोलॉजिकली क्षेत्र का बात करें, चाहे हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो इस सब में क्या हुआ कि पिछले 6 डिकेड से एक अलग ही इवोल्यूशन देखने को मिला है। अब जो गवर्नमेंट का जो रोल के बारे में हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो नेशनल डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट का रोल है जो पैरेलल एक तरीके से इवोल्यूशन को दिखाता है, पैरेलल इवोल्यूशन को दिखाता है। अगर हम बात करते हैं कि यही सब चीज़ों को एक तरीके से टाइम बाय टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले कुछ और था डेमोग्राफी, आज कुछ और है। तो ये चेंज जैसे जैसे समय के साथ हो रहा है वैसे वैसे ही गवर्नमेंट ने एक नया थिंक टैंक लेकर आए, डिसाइड किए कि नया एक थिंक टैंक होगा और जिसको नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो नीति आयोग जो था वो जो इंडिया का जो लोग हैं उनका जो भी एस्पिरेशन है, जो भी डिजायर है, जो भी नीड है, वो सब को अच्छे तरीके से ये सर्व कर सकता है। जिसको नेशनल नीति आयोग के बारे में बताया गया कि जो भी लोगों का जो डिजायर है, जो उनकी उम्मीदें हैं, जिस तरीके का ज़रूरत है उसको अच्छे तरीके से क्या है गांव-गांव तक, शहरों तक ये पूरा कर पाएगा। हम बात करते हैं कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अरुण जेटली ने क्या कहा कि जो 65 ईयर जो ओल्ड प्लानिंग कमीशन जो था, 65 साल जो पुराने प्लानिंग कमीशन जो था हैड बिकम अ रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड का नाम आया है रिडंडेंट। तो इन्होंने 65 साल पहले पुराने प्लानिंग कमीशन को एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है बोला है। तो देखिए रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो ऑर्गेनाइजेशन तो होता है लेकिन उसको डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता है, मतलब उसके इफेक्ट को देखा नहीं जाता है। उस बॉडी को बोलते हैं रिडंडेंट बॉडी और उस ऑर्गेनाइजेशन को रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम कुछ अपना पॉलिटिकल मुद्दा इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, जो बुक में यहाँ पे ऑथर ने लिखा है उस चीज को क्या है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपोजिशन का, कि आखिर हमने समझ लिया कि नीति आयोग एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है और इसमें जो भी पॉलिसी जो बनाए जाते हैं जो ग्रास रूट तक क्या है इंप्लीमेंट होगा, तो इसमें बहुत सारे मेंबर की कमिटी है। अब उस सारे मेंबर की कमिटी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मान लीजिए कि चेयरपर्सन का अगर हम बात करते हैं तो जो चेयरपर्सन जो होते हैं नीति आयोग को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं।
अगर बात करते हैं गवर्निंग काउंसिल का, तो देखिए गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं। जैसे इसमें जो होते हैं चीफ मिनिस्टर, सभी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जो भी लेजिस्लेचर हो गया यूनियन टेरिटरी, उसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बात करें, जो भी यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सब गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो हम आपको बताएं चेयरपर्सन जो होते हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। अगर गवर्निंग काउंसिल का बात करते हैं तो जो भी स्टेट है उसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है और लेजिस्लेचर है उसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो सब गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। अगर रीजनल काउंसिल के बारे में हम बात करते हैं तो ये जो एक तरीके से स्पेसिफिक इशू के लेकर इसको फॉर्म किया गया था। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टेट में रीजन बाय रीजन एक अलग तरीके डाइवर्सिफाई यहाँ कल्चर है, तो उस कल्चर में किस तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ ऐसे भी क्या है रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है, उसको कैसे उठाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे क्या है गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसे किसान है वहाँ पे क्या है अनाज नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में अनाज होता है, तो उसको किस तरीके से सब्सिडी देकर उनको उठाया जा सकता है। तो एक तरीके से रीजन का बात किया गया कि जो भी रीजनल चीज होगा उसको भी क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वहां भी अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। तो बहुत सारे जो स्टेट के जो रीजनल जो एक तरीके से जो मेंबर हैं वो भी इस रीजनल काउंसिल के मेंबर हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो रीजनल जो काउंसिल है एक तरीके से कन्वेंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इसमें जो रीजनल काउंसिल में जो मेंबर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस रीजन का, वो सब इसके मेंबर होते हैं। और ये जो चेयर किसके द्वारा किए जाते हैं, चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, जो भी नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है उनके द्वारा ये चेयर किए जाते हैं। और चेयरपर्सन हम आपको बता दें नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो चेयरपर्सन है नीति आयोग का। देखिए स्पेशल इन्विटेशन में किनको मिलता है, कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ चेयरपर्सन, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ये तीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेशल इनवाइट्स भी मिलता है किनको किनको, वैसे जैसे एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, रिलेवेंट, कहने का मतलब है कि जो एक्सपर्ट है, जैसे मान लीजिए मेडिसिन हुआ तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो बहुत बड़े जानकार हैं उनको एक स्पेशल इन्विटेशन मिलेगा। या मान लीजिए कि और भी दूसरे जो क्षेत्र जो होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उनको इसमें क्या है ऐड किया जाता है। तो वो इन्विटेशन किसके द्वारा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा इन्विटेशन दिया जाता है कि आप इस स्पेशल इनवाइट जो मेंबर कमिटी है उसके आप मेंबर बनिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का बात करते हैं तो इसमें क्या क्या जो होते हैं जो फुल टाइम मेंबर होते हैं, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन जो होते हैं वो फुल टाइम मेंबर होते हैं किसके, नीति आयोग का। अगर हम बात करते हैं वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन का बात करते हैं तो इसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करते हैं। अभी अब प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन का बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार, याद रखिएगा डॉक्टर राजीव कुमार जो है, डॉक्टर राजीव कुमार ये हम प्रेजेंट करेंट वाइस चेयरपर्सन है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट, अगर बात करें इकोनॉमिस्ट हैं। अगर हम इनके बारे में और बात करें जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो मेंबर जो होते हैं, जो फुल टाइम मेंबर होते हैं, दे एंजॉय ए भी क्या है ना रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला बात है कि जो वाइस चेयरमैन जो होते हैं, वाइस चेयरमैन वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करते हैं, और जो मेंबर जो होते हैं, जो फुल टाइम मेंबर होते हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक को एंजॉय करते हैं। अब याद रखिएगा कि जो पार्ट टाइम जो मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं, मैक्सिमम 2 साल के लिए पार्ट टाइम मेंबर को बनाए जाते हैं, और वो क्या है रोटेशन के थ्रू, कहने का मतलब है हर 2 साल पे ये पार्ट टाइम मेंबर क्या है ना चेंज होते हैं, या इनके जो टेन्यूअर है उसको बढ़ाया भी जा सकता है।
अगर हम एक्स ऑफिसियो मेंबर के बारे में बात करें तो एक मैक्सिमम इसमें क्या है ना 4 मेंबर रहते हैं। एक्स ऑफिस मेंबर में मैक्सिमम 4 मेंबर रहते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एक्स ऑफिसियो मेंबर 4 होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर सीईओ के बारे में बात करें तो एक किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिनका टेन्योर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड सालों के लिए वो बनाए जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अमिताभ कांत, तो अमिताभ कांत के जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया है, जो एक तरीके से रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी है जो है उसके रैंक को प्ले करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर हम करंट सीईओ की बात करें नीति आयोग का, तो याद रखिएगा अमिताभ कांत जो है वो करंट क्या है, सीईओ है नीति आयोग का, जो कि एक तरीके से बात करें ये आईएएस ऑफिसर है, आईएएस जो कि 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर है, जिनका नाम क्या है, अमिताभ कांत, जो कि एक तरीके से सीईओ होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए बता दें कि फर्स्ट सीईओ अगर नीति आयोग के पूछे कि अगर नीति आयोग का फर्स्ट सीईओ का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि सिंधु श्री खुल्लर, याद रखिएगा सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर जो है वो नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ हैं, फर्स्ट सीईओ ऑफ क्या है ना नीति आयोग, सिंधु श्री खुल्लर, जो कि ये भी 1975 बैच की आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं सिंधु श्री खुल्लर, जिनको नीति आयोग का फर्स्ट सीईओ बनाया गया था। तो ये सब हम आपको बताएं कि कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या हम बताएं, चेयरपर्सन होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होते हैं, रीजनल काउंसिल चेयरपर्सन में प्राइम मिनिस्टर बना, गवर्निंग काउंसिल में जो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये सब इनके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। रीजनल काउंसिल का बताएं कि जो भी चीफ मिनिस्टर का जो स्टेट है उसका जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट जो यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उस रीजन का, वो सब इसका मेंबर होते हैं। स्पेशल इनवाइट में मिलता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट। फुल टाइम मेंबर में हम आपको बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, जो कि चेयरपर्सन फुल टाइम मेंबर होते हैं। अगर वाइस चेयरपर्सन का बात करें, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को प्ले करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाइस चेयरपर्सन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक को प्ले करते हैं, और जो मेंबर जो होते हैं, फुल टाइम मेंबर जो होते हैं, वो स्टेट मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट टाइम मेंबर का, तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 2। मैक्सिमम क्या होता है, पार्ट टाइम मेंबर जो 2 होते हैं, जो उसको रोटेशन किया जाता है। अगर एक्स ऑफिसियो मेंबर की बात करें तो मैक्सिमम इसमें क्या होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है। और ज़्यादा बात करें जो कि एक तरीके से इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के रैंक को प्ले करते हैं। तो दोस्तों यही मेरा जो एक तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है नीति आयोग का, जिसमें हमने इतना जो बेसिक चीज़ है वो हम डिस्कस करने का कोशिश किए हैं। आप बताइएगा कैसा वीडियो लगा, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए हम बना सके। और दोस्तों मैं इसी कोड के साथ विदा लेता हूं और फिर से मिलूंगा हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।